बिजी दिन था। उस दिन हमारी शादी की 6th एनिवर्सरी थी। घर की सफाई सुथराई करने के बाद मैंने शाही पनीर बनाना शुरू किया। मेरे हाथ का बना शाही पनीर अजय को बहुत पसंद था। उन्हें किसी इमरजेंसी की वजह से अस्पताल जाना पड़ गया था, मगर वो कहकर गए थे कि खाना वो आकर घर आकर खाएंगे। इसके बाद हम तीनों आउटिंग के लिए जाएंगे, किसी अच्छे से होटल में एनिवर्सरी का केक काटेंगे। इस खूबसूरत रात को कैसे सेलिब्रेट करना है वो मुझे हर बात बताकर गए थे। वो ऐसे ही थे, छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढकर जीने वाले इंसान। और आज तो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन था। खाना बनाने के बाद मैंने सोचा शावर ले लूँ। बेटी सो रही है, वो जाग जाती तो मुझे फिर कोई काम करना करने देती। मैंने जल्दी जल्दी अलमारी से कपड़े निकाले। खुशी इतनी ज़्यादा थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सूट पहनूं। एक के बाद एक मैंने 3 सूट निकालकर शीशे के सामने खड़े होकर देखा कि कौन सा बेस्ट रहेगा। आखिर एक सेलेक्ट कर लिया। इतने में डोरबेल बजी। 3 बज रहे थे। मुझे लगा अजय वापस आ गए हैं। मैंने सूट बेड पर रखा और कमरे से बाहर आ गई। एक बार फिर बेल बजी। मैंने कदमों की स्पीड तेज कर दी। अजय बेल पर बेल नहीं बजाते थे। भगवान जाने इस वक्त कौन था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, कौन है। दरवाजे के पास रुककर मैंने पूछा, मैं हूँ माला, दरवाज़ा खोलो। दूसरी तरफ से माला दीदी की यूं अचानक सुनकर आवाज़ सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। एक बच्चा गोद में उठाए, दूसरा उंगली से पकड़े वो बिखरे हुए हुलिये में दरवाजे पर खड़ी थी। मैं उन्हें देखते हुए आगे बढ़ी और फिर गले से लगा लिया। अरे दीदी, आप यूं अचानक, और ये क्या हालत बना रखी है आपने, खैरियत तो है। मैंने गले मिलते ही फौरन पूछा। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वापस मुड़कर उम्मीद भरी नज़रों से सुनील भाई को देखा। वो गाड़ी की डिग्गी से बैग निकाल रहे थे। ये लो, पकड़ो अपना सामान और अब वापस तभी आना जब मसले का कोई हल निकाल लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की। मैं तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगा। सामान डिग्गी से बाहर निकालने के बाद उन्होंने गुस्से से गेट की तरफ फेंका। सारी बात बहुत गुस्से वाले लहजे में बोलकर वो गाड़ी में बैठे और फौरन निकल गए। मैं ना समझी और समझी की हालत में आगे बढ़कर उनका बैग उठा रही थी, फिर उनको हाथ से पकड़कर घर के अंदर ले आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। हाँ, मगर सुनील भाई के शब्दों ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। मैं इतना समझ चुकी थी कि बात बिगड़ चुकी है। गम के बाद खुशियाँ ज़रूर मिलती हैं, लेकिन आज मेरी इतनी बड़ी खुशी के दिन मेरी नंद के साथ ये हो रहा था। मेरा दिल उस वक्त काँप रहा था। हमारा संबंध गरीब घराने से था। पापा एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। माँ दमे की मरीज थी। पापा की सैलरी के कुछ हजार में से भी हर महीने आधे माँ की दवाइयों पर खर्च हो जाते थे। हम गरीब ज़रूर थे, मगर मैंने ज़िंदगी में कभी भी अपने माँ बाप को किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा था। अक्सर हमें भूखे रहना पड़ता था। हम 4 बहनें थीं, भाई कोई नहीं था। बड़ी दीदी सुनीता की शादी बहुत मुश्किल से पापा के दोस्त के घर में हुई थी। दहेज दिया था पापा ने, मगर वो दोनों अपने घरों में दहेज की वजह से हजारों ताने सुनती थीं। इसके बावजूद भी जिंदगी गाड़ी आगे धकेल रही थी। हम सारी बहनें बहुत खूबसूरत थीं, साथ ही साथ हुनरमंद भी थीं। अक्सर रिश्ते वालों का हमारे घर आना जाना लगा रहता था, मगर जब उनसे माँ कहती कि हम दहेज की वजह से शादी नहीं कर पाएंगे तो कोई हमारे घर का रुख नहीं करता। यूं ही वक्त गुजर रहा था। मैंने हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और दीदी के साथ सिलाई कढ़ाई सीखनी शुरू कर दी। आगे पढ़ने का शौक बहुत था, मगर कमर तोड़ गरीबी इस बात की परमिशन नहीं देती थी। मैं अक्सर अपनी गरीबी जिंदगी से घबराकर खुद को सपनों के संग छोड़ देती थी। कभी सपने में खुद को किसी महल की रानी के रूप में देखती, तो कभी मुल्क का कोई राजकुमार मेरे पास आता, मुझे सिंड्रेला की तरह लेकर कैसे आज़ाद करके जाता। फिर अचानक हकीकत की दुनिया में वापस आ जाती तो मायूसी आसपास मंडरा रही होती। उस दिन भी मैं अपने घर के बरामदे में चटाई पर लेटी ऐसा ही कोई सपना देख रही थी कि जब दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ और प्रीति घर पर नहीं थे। निशा किचन में खाना बना रही थी। पापा के आने का वक्त था। मैंने दुपट्टा लिया और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने मोहल्ले का लड़का अंकुर खड़ा हुआ था, काफ़ी घबराया हुआ था। उसने कहा, दीदी, महर चाचा अस्पताल में हैं। पिताजी का फ़ोन आया है, आपको बुला रहे हैं, सरकारी अस्पताल में हैं, ज़रा जल्दी चलो। अंकुर ने एक ही सांस में सब कह दिया। मैंने सुनते ही दिल पर हाथ रखा। मैंने पूछा, मेरे पापा को क्या हुआ है? पता नहीं दीदी, जल्दी चलो, मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैंने वहीं से निशा को आवाज़ दी। उसने गैस बंद कर दी और हम दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल पहुंचे तो हमें पता न था कि पापा किस वार्ड में हैं, इसलिए रोते हुए रिसेप्शन पर खड़े एक बंदे से पूछा, बात सुने प्लीज़, मेरे पापा का नाम महेश है, कुछ देर पहले यहाँ आए हैं, आप बता सकते हैं कहाँ है वो? मैंने अटकते अटकते अपनी बात पूरी की। पता नहीं मेरे चेहरे पर क्या था कि वो इंसान बिना कुछ जवाब दिए तकने लगा। मुझे उस पल उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। मैं गुस्से से उसे घूरती हुई वहाँ से हट गई। तभी एक नर्स ने खुद बताया कि महेश नामी मरीज इमरजेंसी में है। हम उधर बढ़ गए। पापा को फैक्ट्री में हार्ट अटैक आया था। गंभीर हालत में फैक्ट्री से अस्पताल लाए गए थे।
मगर अब काफ़ी बेहतर थे। कुछ देर बाद माँ भी आ गई। सरकारी अस्पताल मर्दाना वार्ड में रुकना ठीक न था, इसलिए हम घर वापस आ गए, मगर भुवन चाचा उनके साथ ही थे। पापा को घर वापस आए 2 दिन ही गुजरे थे कि घर में हालचाल पूछने आने वालों की काफ़ी भीड़ थी। उसी दिन हमारे घर एक औरत आई। वो औरत हुलिये और चाल ढाल से किसी अच्छे घराने की मालूम होती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि वो ना ही हमारे रिश्तेदारों में से थी और ना ही कोई जानने वाली थी। वैसे तो वो पापा की खैरियत के लिए आई थी, मगर जब माँ ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर अजय की मौसी हैं, दिल्ली से आई हैं। डॉक्टर अजय की ख्वाहिश है कि वो रोशनी के रिश्ते पर बात करना चाहते हैं। वो रोशनी से शादी करना चाहते हैं। माँ को उनकी बात सुनकर पहले हैरत का जोरदार झटका लगा। कहाँ दिल्ली और कहाँ हमारे छोटे से शहर की गलियाँ, कहाँ एक काबिल डॉक्टर का रिश्ता। मगर ये कहावत भी मशहूर है कि जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। इसलिए माँ ने हमेशा की तरह उस औरत से ये बात पहले ही बताना ठीक समझी कि बहन, मेरे पास बेटी की सिवा देने को कुछ नहीं है। दहेज बस नाम का ही दूंगी। अगर आपको मंजूर है तो बात आगे बढ़ा देंगे, वरना। माँ तो क्या, हम सबको यकीन था कि यह बात सुनते ही वो औरत चली जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ रोशनी चाहिए, बाकी सब कुछ है उनके पास, तो माँ के साथ साथ हमारा पूरा घर ही हैरान रह गया। पल भर को मुझे यकीन ना आया कि मेरे सपने कैसे सच हो सकते हैं। उस दिन मेरे पैर जमीन पर न थे। मेरे सपनों का वो राजकुमार, जिसको मैंने कभी सपनों में भी नहीं देखा था, अब हकीकत बनकर मेरे सामने आ चुका था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, जबकि सारा खानदान मेरी किस्मत पर रश्क करने लगा। वहीं डॉक्टर अजय थे, जिन्होंने मुझे रिसेप्शन पर देखा था। उन्होंने पहली नज़र में मुझसे शादी करने का इरादा किया। जब पापा अस्पताल में थे, उन्होंने उसी दौरान सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। पापा के ठीक होते ही उन्होंने अपनी मौसी को रिश्ते के लिए भेज दिया। अजय के माँ बाप 5 साल पहले हादसे में मर चुके थे। उनके घर में सिवाय उनके और दूसरा कोई नहीं था। एक बहन थी जिसकी 4 साल पहले शादी हो चुकी थी। एक दूर के रिश्तों में मौसी थी, जिन्होंने उनके माँ बाप के देहांत के बाद उनका बहुत ख्याल रखा था। अजय की बहन की शादी की सारी तैयारियां भी अपनी निगरानी में करके उन्हें विदा कर दिया था। माला दीदी के पति सुनील भाई की एक छोटी बहन और बूढ़े माँ बाप के अलावा कोई नहीं था। दीदी की शादी के 1 साल बाद उनकी नंद ऋचा की भी शादी हो गई थी। अजय इस बात पर बहुत खुश और इत्मीनान में थे कि उनकी बहन अपने घर में सुखी है। भगवान ने औलाद भी जल्द दे दी थी। मेरी जब शादी हुई थी तो माला दीदी का एक 3 साल का प्यारा सा बेटा था। फिर भगवान ने उनकी गोद में दृष्टि की सूरत में लक्ष्मी भी डाल दी थी। हमें भगवान ने बहुत खुशियां दी थी। मेरा छोटा सा खूबसूरत सा घर, जिसको अजय ने मेरे हिसाब से सजाया हुआ था, दुनिया जहाँ की चीज़ों से मेरे घर को भरा हुआ था। ख्वाहिश अभी मेरे मन में होती, होठों पर बाद में आती, मगर अजय पहले ही वो पूरी कर देते थे। अक्सर मुझे यह सब सपने जैसा लगता था, बिल्कुल वही सपना जो मैंने अपने घर के बरामदे में बिछी पुरानी सी चटाई पर देखा था। अक्सर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता था। खुशियाँ थीं कि संभाले ना संभलती थीं। मैं उम्मीद से हुई तो अजय ने दुनिया जहाँ की चीज़ों से मुझे तौल दिया। जब भगवान ने चांद जैसी बेटी दी तो जैसे ज़िंदगी खुशियों से भर गई। अजय की जान बसती थी मिष्ठी में। इसके बाद मैंने और बच्चे की इच्छा की तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, मगर उनके इनकार में भी मेरे लिए प्यार था। वो मुझे बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ऊपर तले मेरे बच्चे हों और मैं अपनी सेहत खराब कर बैठूं। वो हर वक्त मुझे खिलते गुलाब की तरह रखा करते थे। मेरे चेहरे पर हमेशा चमक देखना चाहते थे। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था भला, जब वही ये सब चाहते थे। इसलिए मैंने सारा ध्यान बस मिष्टी और अजय पर दे रखा था। अजय की हर बात में मोहब्बत नजर आती थी। वो मुझे दीवानों की तरह चाहते थे और मैं तो थी ही उनकी जोगन। हम दोनों में मिसाली मोहब्बत थी, बल्कि वो मोहब्बत जो कहानियों की हीरो हीरोइन में होती है, बल्कि वही मोहब्बत जो मेरे सपनों के राजकुमार मुझसे किया करते थे। मगर ये मोहब्बत शायद मुझे रास ना आई थी। ये मोहब्बत जो किस्मत की देवी बनकर मुझ पर मेहरबान हुई थी, मोहब्बत ने जहरीली सांप बनकर मुझे ऐसा डसा कि इसके बाद ना मुझे मौत आई और ना जिंदगी की कोई लहर मेरे वजूद में दौड़ी। दिन पर लगाकर उड़ने लगे। मिष्टी बड़ी हो गई। हमारी शादी के 6 साल बीत गए थे। ये 6 साल खुशी के थे। ठीक कहते हैं लोग, गम की रातें लंबी और खुशी के दिन तो बिजली जैसे होते हैं। खुशियों भरे 6 साल पर लगाकर उड़ गए। पता ही नहीं चला कब दुखों ने जिंदगी की उजली राहों में कैसे अंधेरी लकीरें खींची, और इसका मुझे पता ही ना चला। मैं माला दीदी को हाथों से थामे टीवी लाउंज में ले आई, उन्हें सोफे पर बिठाया, फिर पानी की बोतल निकाल कर गिलास में उंडेली और गिलास उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने मुश्किल से 2 घूंट हलक से उतारे। वो चुप थीं, बिल्कुल चुप। मैंने गिलास उनके हाथ से ले लिया। वो मुझे गौर से देखने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इनकी नज़रों में ऐसा क्या है जो वो कहना चाहती हैं, लेकिन कह नहीं पा रही। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या बात है दीदी, मुझे बताएं। मैंने प्यार से उनका कंधा पकड़ा। वो मेरे गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगीं। उस वक्त तक रोती रहीं जब तक वो थक ना गईं। फिर खुद ही मुझसे अलग होकर दोबारा से मुझे तकने लगीं। बताएं ना, क्या बात है प्लीज़।
मुझे उनकी आंखों से उस पल डर लग रहा था। मैंने दोबारा पूछा, ऋचा? वो कहते हुए रुक गईं और अपने हलक से थूक निकलते हुए दोबारा बोली, ऋचा को 4 महीने तलाक हो गई थी। वो अपनी नंद का बताने लगी। मुझे सुनकर दुख हुआ और हैरत भी। उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उसके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, इस वजह से वो इतना कहकर बताकर नीचे देखने लगी। मगर इसमें उनका क्या कसूर है? ये सब तो भगवान की मर्जी से होता है, इसमें आपका क्या कसूर है दीदी? वो कुछ पल खामोश अपनी हथेलियों को तकती रही। मुझे उनकी खामोशी से डर लगने लगा। मेरा कसूर ये है कि मैं उसकी इकलौती भाभी हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं अजय की बहन हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं तुम्हारी नंद हूँ। आखिरकार वो बोल पड़ी। उनका चेहरा उदास हो रहा था। क्या मतलब दीदी? आप क्या कहना चाहती हैं? खुलकर बताएं। औरत की सिक्स सेंस ऐसे मामलों में बहुत तेज होती है। मेरी भी सिक्स सेंस कुछ गलत होने का इशारा कर रही थी। रोशनी, रोशनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं 4 महीने से मुस्तकिल तकलीफ में हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे भाई का घर खराब हो। तुम उसका प्यार हो, उसकी चाहत हो। तुम तो मुझे भी बहुत प्यारी हो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप हर बात बर्दाश्त कर रही थी, ये सोच कर कि शायद सुनील और उसके घर वालों का फैसला बदल जाए, शायद उनको मुझ पर या मेरे बच्चों पर दया आ जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग शुरू में ऐसी बातें करते थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो सुनील ने मुझ पर हाथ भी उठाया और अब वो चुप हो गई। वो कहते हैं कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो वो मुझे तलाक दे देंगे। कैसी बात? मेरी रीढ़ की हड्डी से डर के उठती लहर लहर मेरे वजूद को हिला रही थी। वो चाहते हैं कि उनकी हिचकी बंद हो चुकी थी। उनके बार बार कहने पर अब मैं उनको कंधा देने पर मजबूर नहीं थी, क्योंकि हो सकता है कि अगले पल मुझे ही इसकी ज़रूरत हो, और ऐसा ही हुआ। वो कहते हैं अजय तुम्हें तलाक देकर ऋचा से शादी कर ले, तभी वो मुझे रखेंगे, वरना मुझे सुनील छोड़ देगा। ये शब्द बहुत मुश्किल से उनकी जुबान से निकले थे, मगर इन शब्दों ने मेरी आत्मा को झंझोर डाला था। ये शब्द थे या खंजर? दिल की धड़कनें बहुत पहले ही तेज थी, मगर जब उन्होंने शब्दों की सूरत में ये शीशा मेरे कानों में उंडेला तो दिल सीने से चीरकर बाहर निकलने के लिए उछलने लगा। मेरी आंखें पत्थर की बन गईं। मैं उनको घूर घूर कर देखने लगी। रोशनी देखो, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, भगवान के लिए मेरी बात को समझो। मैं बहुत मजबूर हूँ रोशनी। मैं अपने भाई का घर खराब नहीं करना चाहती, मगर मैं क्या करूँ, क्या करूँ? ये सब कैसे कहूँगी उससे? एक ही मेरा भाई है, एक तरफ मेरे बच्चे हैं, और अभी भी मेरे हाथ देखो किस तरह तुमने थामे हुए हैं। वो रो रही थी। मैं सुन चुकी थी पर सुनना नहीं चाहती थी। दीदी, अजय की आवाज़ पर मैं चौकी और टीवी लाउंज के दरवाजे पर खड़े अजय को देखा। दीदी मेरा हाथ छोड़कर फौरन खड़ी हो गई। अजय ना जाने यहाँ कितनी देर से खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर फैले एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो सब सुन चुके हैं। दीदी उनके गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैंने जिंदगी में दूसरी बार अजय की आंखों में आंसू देखे थे। पहली बार जब मिष्टी के जन्म के समय मुझे लेबर रूम से लाया जा रहा था, और दूसरी बार अब जब उनकी दीदी की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। मोहब्बत और खून की जंग में। मैंने दिल ही दिल में सोचा और फिर खड़े खड़े सख्ती से आंखें बंद कर लीं। भगवान ने अजय को इस मैदान जंग में लाकर खड़ा किया था, जहां एक तरफ में उनकी मोहब्बत खड़ी थी, जिसको वो मामूली सी तकलीफ में भी नहीं देख सकते थे, और एक तरफ उनकी अपनी बहन, उनकी दीदी, जिसके अलावा उनका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। मैं सोच में पड़ गई, अब मोहब्बत जीतेगी या खून का रिश्ता? चुप हो जाएं दीदी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उनके आंसू पोंछते हुए तसल्ली दी। मिष्टी रो रही है, जाओ उसको देखो जाकर, वो मुझसे कह रहे थे। मैंने मिष्टी की रोने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी थी? मेरे भगवान, मुझे हिम्मत दे, मैंने दिल ही दिल में सोचा, और भारी कदम लिए अपने कमरे की तरफ चली गई। वो फैसले की रात थी, मेरी जिंदगी की वो भयानक रात, जिसे मैं शब्दों में बयान करने की हिम्मत नहीं रखती। मैं उस रात सूली पर टंगी रही, जहाँ नीचे, बहुत नीचे गहरी खाई में आग का कुआं दिख रहा था। इस कुएं से निकलती आग मुझे अपना शरीर झुलसाती हुई महसूस हो रही थी। मैं लम्हा लम्हा झुलस रही थी। एक कमजोर सी रस्सी ने मुझे पैरों से बांध रखा था। मेरा मुंह कुएं की तरफ था, मगर वो रस्सी मिष्टी थी, जिसका दूसरा सिरा अजय के हाथ में था। एक फैसला मुझे इस आग से छुटकारा दिला सकता था, या फिर दूसरा छोड़ने पर मुझे इस दहकते कुएं में उम्र भर जलने के लिए गिरा सकता था। मिष्टी को सुलाने के बाद मैं चुपचाप लेटी रही और छत को घूरती रही। आज हमारी शादी को 6 साल पूरे हो चुके थे। आज हम बहुत खुश थे। इसी खुशी में यह पल ऐसे गुजरे जैसे 6 साल पहले जब मैं सुहागन बनकर इस कमरे में आई थी। मगर आज की रात मेरे गले का फंदा बन गई थी। जमीन कैसे सिरकती है पैरों तले से, ये आज मैंने जाना था। सर पर पहाड़ कैसे टूटते हैं, इसका अंदाजा मुझे आज हो रहा था। मैंने करवट बदली। रात के 3 बज रहे थे। आज की रात मेरा दिल चाह रहा था कि अजय का कोई भी फैसला मैं ना मानूं। ये बात सुनने से पहले जिंदगी से गुजर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, मगर नन्ही मिष्टी का ख्याल आ जाता तो हर इरादा कमजोर पड़ जाता। ये कैसी रात थी जिसमें मैं सुलग रही थी? ये रात कयामत की रात बन गई, कभी न गुजरने वाली काली नागिन जैसी खौफनाक और भयानक रात। इसको तो गुजरना था, सो गुजर जाती, और ये रात भी गुजर गई। सुबह हुई, मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई। अजय अभी तक कमरे में नहीं आए थे,
और मुझे इंतज़ार था वो जैसे ही अंदर आएंगे तो मैं दौड़कर उनके सीने से लगकर उनसे कहूँगी कि अजय, भगवान के लिए मुझे इस दहकते आग के कुएं में मत धकेलना, मेरा साथ मत छोड़ना। मगर अजय नहीं आए। मैं अपनी हथेलियों से खुद ही आंसू पोंछती रही और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फिर मंदिर में आकर भगवान के सामने बैठ गई। अब वही एक सहारा बचा था जिससे उम्मीद थी, वरना अजय से तो ना मुझे ये उम्मीद थी कि वो बहन को छोड़ेंगे और ना ही ये कि वो मुझे छोड़कर जाएगा। हाँ, मगर भगवान वो अकेला सहारा था जिससे ये उम्मीद ज़रूर थी कि वो मेरा इस मुश्किल घड़ी में ज़रूर साथ देगा। इसलिए मैं ना जाने कितनी देर वहीं सर रखकर इस हसरत के साथ प्रार्थनाएं करती रही। मगर किस्मत जब साथ छोड़ जाए तो दुआएं भी असर नहीं करती हैं। अजय की आवाज़ पर मैंने सर उठाकर देखा और उनकी तरफ बढ़ी। मैंने उन्हें पुकारा, अजय। उन्होंने बगैर कोई जवाब दिए हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। मेरे भगवान, मेरा साथ दे। मैंने नजरें ऊपर उठाकर छत को तकते हुए दिल ही दिल में भगवान से कहा। एक तलवार सर पर लटकी हुई थी। उन्होंने मुझे रोका तो वक्त भी थम गया। आंसू आंखों से बहने लगे। मेरे करीब मत आना, खड़ी रहो वहीं। मैं नहीं चाहता तुम्हारी आंखों में आंसू देखूं, वरना अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहता। फैसला हो चुका है। वो फैसला सुनाने आए थे। मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पैरों तले जमीन न थी। मुझे अपना जिस्म हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ। मैं माला दीदी को उनके घर छोड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुर्बानी दी है और जब मेरा वक्त आया है तो मैं नहीं चाहता कि उनको खाली हाथ लौटा दूँ। मैं नहीं चाहता मेरी दीदी का घर टूटे। रस्सी का सिरा छूट गया था। अजय मुझे खुद से बहुत दूर बादलों की ओट में छुपते हुए दिखाई दे रहे थे। तुम मिष्टी को लेकर अपने पापा के घर चली जाओ। मैं तुम्हें दोबारा यहाँ देखकर अपना फैसला नहीं बदलना चाहता। मैं कोशिश करूँगा कोई हल निकल आए। अगर ना निकला तो मुझे माफ़ कर देना। वो बहुत जल्दी में ये कहकर कमरे से चले गए और मैं अपने पापा के घर आ गई। अजय ने मुझे तलाक नहीं दी थी, मगर ऋचा से शादी के बाद मुझसे कोई रिश्ता भी नहीं रखा था। 1 साल बाद भगवान ने ऋचा और अजय को बेटा दिया था। मालूम नहीं वो खुश थे, मगर हर महीने परमानेंट मिष्टी का और मेरा खर्च भेज देते थे। उन्होंने मिष्टी का शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। हर हफ्ते वो मिष्टी को स्कूल से पिक कर लेते और उसके साथ वक्त गुजारते, फिर उसके बाद घर के गेट पर उतार कर चले जाते। मगर मैं अब भी अपने पापा के घर के बरामदे में बिछी उसी पुरानी सी चटाई पर बैठे हुए अक्सर ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि अजय के साथ जो कल मेरा बीता हुआ समय था वो एक सपना था या हकीकत थी कि एक औरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया था, मेरा राजकुमार मुझसे छीन लिया गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।